और इंडक्टर सर्किट पढ़ा है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। तो आज हम कैपेसिटर सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो कैपेसिटर सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक खालिस कैपेसिटर लगा होता है। तो कैपेसिटर की जो खूबी होती है, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो इसलिए इस सर्किट को खालिस कैपेसिटेंस वाला इसी सर्किट कहते हैं। ऐसे सर्किट के अंदर क्या होता है कि कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो उसके बाद ये जनाब क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज के रास्ते में मुज़ाहमत पेश करता है। जब ये चार्ज होकर सप्लाई वोल्टेज के रास्ते में मुज़ाहमत पेश करता है तो ऐसे सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करते हैं। ऐसे सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करते हैं या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रह जाते हैं। करंट 90 डिग्री आगे निकल जाता है। तो इस सर्किट में भी जैसा हमने इंडक्टर सर्किट में पढ़ा था कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो cos फाई की वैल्यू 0 आती है क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, cos की वैल्यू 90 आएगी तो cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस सर्किट में होगा क्या कि इसका वेव फॉर्म जरा देखें। जब करंट 90 डिग्री अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होता है तो उस वक्त वोल्टेज अभी अपनी इनिशियल पोजीशन पे होते हैं। इब्तदाई पोजीशन या इनिशियल पोजीशन पे वोल्टेज होते हैं। वोल्टेज अभी बढ़ना शुरू हो रहे हैं तो करंट मैक्सिमम पे पहुंच गया है। फिर जब करंट वोल्टेज मैक्सिमम पे पहुंचते हैं तो करंट अपनी जीरो पोजीशन पे या इनिशियल वैल्यू पर आ जाता है। इस तरह करंट और वोल्टेज के दरमियान 90 डिग्री का फेज डिफरेंस ये शो करता है कि इस सर्किट में भी जो हमें पावर हासिल होनी है, जो एक्टिव पावर हासिल होनी है, वो क्या होनी है, वो 0 होगी। बिकॉज हमारा पावर फैक्टर 0 हो गया। पावर फैक्टर एक ऐसी चीज है जो सर्किट की कारकर्दगी पर असरअंदाज होता है। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान जितना फेज डिफरेंस बढ़ता रहेगा उतना ही हमारा पावर फैक्टर लो होगा, उसकी वैल्यू लो आएगी तो वो हमारी पावर को जाया करता रहेगा। इस सर्किट में सारी की सारी पावर किसने, सर्किट के किस कंपोनेंट में चली जाएगी, रिएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है जी, एक्टिव पावर होती है, एक रिएक्टिव पावर होती है। जो रिएक्टिव पावर होती है जो किसी सर्किट के अंदर जो किसी भी सर्किट को गिराने के लिए इस्तेमाल होती है, सारी की सारी पावर उधर ही यूज हो जाएगी। तो हमारे पास एक्टिव पावर इसमें भी 0 आएगी। साइन कंपोनेंट इसमें मैक्सिमम होगा। जो साइन कंपोनेंट होता है वो रिएक्टिव पावर का कंपोनेंट होता है। तो इस तरह इस सर्किट में वेव फॉर्म जो आपको मिलेगा वो इस टाइप का इसका वेव फॉर्म बनेगा और वेक्टर डायग्राम इसकी ये बनेगी। ये इसकी वेक्टर डायग्राम है। वेक्टर डायग्राम में आप देखें कि जो वेक्टर अगर एक्स एक्सिस पे करंट है तो पूरे वाई एक्सिस पे जाके हमारे वोल्टेज बन रहे हैं। करंट और वोल्टेज के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरह से हमारे इस सर्किट में पावर का कुरिया यही होगा, वी आई cos फाई। तो इस तरह हमें पावर 0 शो होगी सर्किट की कारकर्दगी। और ऐसा सर्किट है जिसमें एक ही कैपेसिटर लगा हो तो ऐसे सर्किट को खालिस कैपेसिटेंस वाला सर्किट कहते हैं। अब हकीकत में ऐसे सर्किट तो नहीं बनाए जा सकते क्योंकि इसमें तो हमें कोई आउटपुट ही हासिल नहीं होती। लेकिन किसी भी सर्किट की फीचर को जानने के लिए, उसकी खूबियों को जानने के लिए ये आप लोगों को बताया जा रहा है। बाकी इसके जब भी सर्किट जो अप्लाइड सर्किट हमारे होते हैं उसमें खालिस रेजिस्टेंस या इंडक्टर मिला के बनाया जाता है या आरसी सर्किट बनाया जाता है या आर एल और सी सर्किट बनाया जाता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पावर, ये जो आपको पावर्स बताई हैं, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर, ये इनका क्या रोल होता है, ये क्या होती हैं, सर्किट में कैसे काम करती हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरा हम फिर डिस्कस करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस को एल या इंडक्टेंस के साथ मिला दिया जाए, आरएल सर्किट अगर बनाया जाए तो उसकी क्या खूबियां होंगी, आरसी सर्किट की क्या खूबियां होंगी और आरएलसी सर्किट की क्या खूबियां होगी, इनका क्या रोल होगा, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन वगैरह है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसको 5 मिनट और लगा के इसको अच्छी तरह से देख लें ताकि आप लोगों का काम कोई ना रह जाए। ये बेशक ये आपको एसी सप्लाई या एसी क्वांटिटीज को समझने के लिए ये एक बेस्ट सिचुएशन है। लोड्स को आप समझेंगे तो तभी आप जाके एसी का वर्क
कर सकेंगे इंडस्ट्री में एसी सप्लाइयों को, या जो आपका कॉम्प्लेक्स एसी नेटवर्क होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स वगैरह होते हैं, या प्रोसेस कंट्रोल है, उसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर आप वही एक जो वायरिंग करने वाला इलेक्ट्रिशियन होता है वहां तक महदूद रह जाएंगे। अगर आप प्रोसेस कंट्रोल तक जाना है, आप चाहते हैं, आप ऑटोमेशन के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा। जाहिर बात है कि पाकिस्तान में आप इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम, थोड़े से थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑटोमेशन को समझना जरूरी है, जिसकी सैलरी आपकी पर आवर के हिसाब से होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह।